हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बेटा जो आज आपका टॉपिक है वो है आपका अधिगम अक्षमता। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। बाकी आपका सिलेबस जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। बाकी एक टॉपिक मैं सोच रहा हूँ करवा दूँ, संज्ञान और संवेग, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन हर साल एक आता है तो वहाँ से हम एक क्वेश्चन कराएंगे। बाकी क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आपकी प्रैक्टिस चलेगी और प्रैक्टिस कैसी चलना है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चाहिए या मिक्स्ड प्रैक्टिस चाहिए। ओके, बाकी हम क्लास को शुरू करते हैं। देखो ये सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, विशिष्ट वालक वगैरह अच्छे से कवर कराया है बेटा इन लोगों को। सॉरी, इनको लोगों का नाम ले रहा हूँ। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए, नोट्स के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हमारा ये टॉपिक था, आज हमारा है टॉपिक अधिगम अक्षमता। ओके, इसे भी अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होती है अधिगम अक्षमता समझ लेते हैं पहले। किस किसने ये कहाँ कहाँ से शब्द आया। देखो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग यानी कि पहला प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक ने किया था, ठीक है। किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने। उसके बाद अधिगम अक्षमता का मतलब क्या होता है? देखो मुख्यतः सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति से है। यानी कि अधिगम अक्षमता कोई बीमारी नहीं है बेटा, ये क्या होता है, एक तरीके की क्षमता कमी है, ठीक है। यानी कि वक्त के अनुसार ये अपने आप से भी ठीक हो जाती है या इसका कुछ विशेष कक्षाएं होती हैं जिसका अगर बच्चा नियम से पालन करे तो वो भी ठीक हो जाती है, ठीक है। देखते हैं अधिगम अक्षमता से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो अधिगम अक्षमता की विशेषताएं क्या होती हैं, अधिगम अक्षमता की विशेषताएं समझते हैं। देखो अधिगम अक्षमता परिवर्तनशील चर होती है, यानी कि इसे परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ठीक है। उचित अभ्यास द्वारा, कैसे? उचित अभ्यास द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, किसी भी अधिगम अक्षमता को दूर किया जा सकता है। अधिगम क्या है? एक विकार है बेटा, ना कि कोई बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है, बीमारी नहीं है ये। कुछ समय बाद अधिगम अक्षमताएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं क्योंकि अधिगम में परिपक्वता आने लगती है। ज़्यादातर अधिगम अक्षमताएं कैसी होती हैं बेटा? मनोवैज्ञानिक भी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अधिगम के कुछ प्रमुख लक्षण भी देख लेते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। देखो उपयुक्त तो आचरण न कर पाना। देखो बचपन में क्या होता है, यदि आप लोगों के घर पे भी छोटे बेबी होंगे तो आपको पता होगा, उपयुक्त आचरण ना कर पाने का मतलब होता है कभी कभी हम बहुत ही प्यार जब बच्चों पे आता है तो हम बोलते, तुतला के बोलते हैं बच्चे के सामने, अरे बेटा तुम क्या तल रहे हो, इस तरीके से बोलते हैं। तो बच्चा तो सुनता है ना, जब वो सुनता है, आपने पढ़ा होगा प्याजे को, बच्चा सुनकर बहुत तेज़ी में अनुकरण करता है। जब आप तो बहुत प्यार से बोल रहे हो लेकिन बच्चा उसी भाषा को जो जिस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो बच्चा सीख रहा है, तो वो भी तुतला के बोलने की जब वो बोलना चाहेगा, जब भी उसकी उम्र होगी अधिगम के अकॉर्डिंग, तब वो कैसे बोलेगा, फिर वो तुतला के ही बोलने लगेगा। तो आप लोगों को प्यार तो करना है, यानी कि हम लोग को प्यार करना हो बच्चों से, लेकिन बच्चों के सामने कभी तुतला के नहीं बोलना है। जैसे कि हम बहुत प्यार से बोलते हैं, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो मेरा बेटा, इस तरीके से ता करके बोलते हैं ना, तो बच्चा भी ऐसे सीख जाता है। तो हमें इस तरीके से नहीं बोलना है, ठीक। दूसरा, ध्यान का आसानी से भटक जाना, ठीक है। इनका ध्यान बहुत जल्दी जल्दी भटक जाता है, ये भी एक इनका लक्षण है। सामान्य से ज़्यादा सक्रियशीलता पाई जाती है इन लोगों में। प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष होता है इन लोगों में, और आपका स्वयं के प्रति लापरवाह होते हैं, और संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। संवेगों में स्थिर, यानी कि संवेग इनके स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिरता पाई जाती है। कार्य की मंद गति होती है, यानी कि कार्य में भी बहुत ही क्या होते हैं, मंद गति से कार्य करते हैं ये लोग, ठीक है। ये इसके क्या हुए, अधिगम के प्रमुख लक्षण हो गए, सॉरी अक्षमता के प्रमुख लक्षण हो गए, ठीक है। इसके बाद आपकी शायद लास्ट स्लाइड नहीं, 2 स्लाइडें और हैं आपकी, और यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट काम शुरू होता है। ये आपका क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 नंबर मेरे ख्याल से पक्के हैं, ठीक है। ये देखो तीनों में पूछता है आपका, चाहे वो हिंदी हो, आपका ईवीएस हो या सीडीपी हो, ठीक है, सब में बराबर है। इसलिए आपका जो आपका मैथ का जो चल रहा था वो बंद हो गया है, अभी स्टार्टिंग हो जाएगा क्योंकि सीडीपी आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आपकी लगभग 80% से 85% ईवीएस भी कंप्लीट हो गई है। तो मैथ की जो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा वो
मैथ प्रैक्टिस प्लस थ्योरी दोनों साथ में ही हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कुछ सिलेबस जो हिंदी और आपका मैथ का है और ईवीएस का है वो सीटीपी में इंक्लूड है, तो अलग अलग पढ़ाने से बेहतर है सीटीपी आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो समझ लीजिए आपकी मैथ, हिंदी और आपका ईवीएस भी जो पेडागॉजिकल आपका जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इशू नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ने सीटीपी अच्छे से क्लास पढ़ ली है तो सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल डिसलेक्सिया पढ़ते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? तो डिसलेक्सिया जो होता है आपका पठन विकार से संबंधित होता है। किससे? पठन, यानी कि पढ़ने से संबंधित होता है। पठन का मतलब होता है बेटा पढ़ने से संबंधित होता है, ठीक है, पढ़ने से संबंधित होता है। दूसरा है आपका डिसग्राफिया। ग्राफ का मतलब होता है लिखना, यानी कि ये किससे संबंधित होता है? लेखन विकार, या आपका लिखा हुआ होगा लिखने से संबंधित होगा, ठीक है। फिर है आपका डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया किससे बना है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर किसका इस्तेमाल करते हैं? गणित में करते हैं, यानी कि ये गणना से संबंधित है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको गणित से संबंधित दिखेगा, ठीक है। फिर आता है आपका डिसफेजिया। डिसफेजिया जो होता है बेटा भाषा संबंधी, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, बोलने, संप्रेषण संबंधी विकार पाया जाता है आपका, ठीक। डिस्प्रैक्सिया जो होता है आपका लिखने, पढ़ने, गणना करने या चित्रांकन से जुड़ा विकार है, यानी कि जब तीनों चीज़ें होंगी तब आपका डिस्प्रैक्सिया कहलाया जाएगा आपका, ठीक है। डिस्थीमिया ये जो होता है तनाव विकार होता है, एक विकार होता है। ये कब आता है? जब परीक्षाएं आ जाती हैं, दौरान याददाश्त कम हो जाना, ठीक है। ना ये आपका इसमें मिसप्रिंट हो गया है। तनाव विकार यानी कि परीक्षा आदि के समय, ठीक है। डिस्थीमिया क्या होता है? तनाव विकार। ये कब हो जाता है? परीक्षा से पहले ये सब तनाव उत्पन्न हो जाता है। डिसमेंशिया क्या होता है बेटा? डिसमेंशिया जो होता है वो होता है याददाश्त कमज़ोर होने का विकार होता है, यानी कि कोई बीमारी, बड़ी बीमारी होती है, उसके बाद जब ठीक हो जाते हैं तब याददाश्त कमज़ोर होने का विकार आ जाता है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है, ठीक है। ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है आपकी ये, और सीडीपी की भी, क्योंकि इसके बाद संज्ञान और संवेग आपका समावेशी तो ये आज कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। तो देखते हैं न्यून अवधार विकार। न्यून अवधान धार लिख दिया है धोखे से, मिसप्रिंट काफ़ी हो गया जल्दी के चक्कर में। न्यून अवधार ही है, ठीक है, न्यून अवधार विकार। इसमें है ध्यान जल्दी जल्दी भटक जाना, ठीक है। स्वालीनता क्या होती है? स्वालीनता होता है यानी कि खुद में खोए रहना, केवल खुद में खोए रहना, यानी कि गुम रहना। यहाँ पे तुम रहना लिख दिया है, गुम रहना, ठीक। मिसप्रिंट के लिए सॉरी चाहता हूँ मैं आप लोगों से। टाइपिंग में हो जाता है जब अभी जल्दी मुझे ही करनी पड़ती है असल में। उसके बाद है आपका विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, यानी कि प्रत्यक्षीकरण संबंधी अक्षमता। उसके बाद है आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि श्रवण संबंधी अक्षमता, ठीक। हकलाना, यहाँ से क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में बन चुका। हकलाना इसका इलाज पूछता है कभी कभी, इलाज में आपका आ जाता है हकलाना या तुतलाना भी कहीं कहीं लिखा हो सकता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुतलाना ये किसके द्वारा ठीक हो सकता है? ये है आपका संवर्धित वाक्य, यानी कि प्रोलॉन्ग स्पीच। इंग्लिश में याद रखेंगे, हिंदी में नाम बदल जाते हैं। उसके बाद है आपका इंद्रिय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार, यानी कि सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिव डिसऑर्डर। उसके बाद है डिसआर्थोग्राफिया, यानी कि ये बर्तनी संबंधी कठिनाई, ये इससे संबंधित है, ठीक। सिलेबस आपका 98% सिलेबस क्या है? कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट मैं संज्ञान की बात कर रहा हूँ। 1 नंबर यहाँ से आता है संज्ञान एवं संवेग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मिलता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे कहीं से भी, ठीक। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं और क्लास आप लोग शेयर करते रहेंगे।